लेट आ रहे होंगे बच्चे भी। चलो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। अपन अब नया एक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, तो एनआई एक्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। नोट्स वगैरह मैंने डाल दिए थे आपके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं एनआई एक्ट, है ना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दो वर्ड से मिलके बना है, निगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल। इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन आई थी इंटरप्रिटेशन में, याद करो। इट इज अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग विच क्रिएट्स एंड कन्फर एनी राइट और लाइबिलिटी, तो उसको क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर हमें किसके बारे में बात करनी है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक्ट ने तो हमारे बताया नहीं हमें कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सिर्फ सेक्शन 13 में ये बता दिया कि इन तीन को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। किस किस को? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन नंबर आ गया तुम्हारा 4, बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5, चेक सेक्शन नंबर 6। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो, इट कैन नेवर बी इन ओरल। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पहली चीज किस में होना चाहिए? राइटिंग में होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर साइन होने चाहिए। इट शुड बी साइन बाय द पेयर मेकर। इट शुड बी साइन बाय द मेकर और इट शुड बी साइन बाय ड्रॉअर और द क्या कह सकते हैं, ड्रॉई इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इट हैज टू बी साइंड बाय द रेलिवेंट पर्सन। फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मैंने आपको दे दिया, आपने इसको ट्रांसफर कर दिया, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एक डॉक्ट्राइन पढ़ी थी, नेमो दैट कोड नॉन हैबिट, याद आ रहा है? नो वन कैन ट्रांसफर बेटर देन ही हिमसेल्फ हैज, बट एनआई एक्ट इज एन एक्सेप्शन। Here the title of transferee can be better than that of the transferor. Free from the defect. आगे जाके एक कॉन्सेप्ट आएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स, HDC बोलते हैं जिसको। और HDC एनआई एक्ट में भगवान है, और एक बार इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में आ गया ना तो पुराने सारे पाप धुल गए। वो खुद भी अच्छी टाइटल लेगा और बाद वाले को भी अच्छी टाइटल देगा। इसके पास पावर है, जो डिफेक्टिव टाइटल है ये उसको रिपेयर कर सकता है, और रिपेयर करने के बाद में खुद भी अच्छी टाइटल लेगा और बाकियों को भी अच्छी टाइटल ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो यहां पर टाइटल ऑफ ट्रांसफर ही कैन बी बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर। ठीक है, तो याद रखना, फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट। अनकंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर होता है टू पे द मनी। अगर मैं प्रॉमिसरी नोट की बात करूं तो इट इज अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे द मनी, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक की बात करूं देन इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे द मनी। चेक में आप ऑर्डर देते हो अपने बैंकर को कि पे कर दो, और बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर ऑर्डर देता है ड्रॉई को कि तुम पेमेंट कर दो। डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहां पर इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी डिलीवरी देना बहुत जरूरी है भाई। बिना डिलीवरी दिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर नहीं होता। एनआई एक्ट को ट्रांसफर करना है, इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, तो इसमें क्या होता है, इसका तरीका क्या है कि भाई दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और आपके होते हैं, एक तो होता है आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट और एक होता है आपका बियरर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना होता है तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी चाहिए, और अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है तो होल्डर जो भी है उसको डिलीवर कर दो और जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाती है।
ठीक है, तो डिलीवरी तो दोनों ही केसेस में जरूरी है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है तो क्या चीज जरूरी है? डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आगे क्या बोला? अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, टाइम सर्टेन होना चाहिए, और जिसको पेमेंट करना है, मतलब द पर्सन हु इज एंटाइटल टू द पेमेंट, जिसको अल्टीमेटली पेमेंट मिलना है, पे, ही शुड बी अ सर्टेन पर्सन। ठीक है, तो ये हमने कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, और इसकी प्रिजम्पशंस हमें किससे लेनी है? आईसीआई से। एक बार इतना मैटर अपन स्टार्ट कर देते हैं आईसीआई से। यार इस पे ओपन हो रहा है ये, इस पे ओपन करना पड़ेगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में स्क्रॉलिंग नहीं होगी इसकी। सबसे पहले तो यहाँ पे बताया सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग 3 तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैं। कौन कौन से? एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, प्रोमिसरी नोट आता है, और चेक आते हैं। दे कैन बी पेबल आइदर टू द ऑर्डर और टू द बियरर। ऑर्डर मतलब जिसका नाम लिखा है उसको दोगे, जैसे पे ए और हिज ऑर्डर। इसका मतलब या तो ए को पे कर दो, या ए जिसे कहे उसे कर दो। और बियरर का मतलब होता है होल्डर, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसी को पे कर देंगे। ठीक है, बियरर इंस्ट्रूमेंट को अगर ट्रांसफर करना होता है तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय डिलीवरी। मैंने आपको उसका इंस्ट्रूमेंट दे दिया, इसका मतलब आपको ट्रांसफर। ठीक है, और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ता है? एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, 2 काम करने पड़ते हैं। इसलिए हमने कहा था दोनों ही केसेस में डिलीवरी तो जरूरी है, उसके बिना ये ट्रांसफर होता ही नहीं है। आगे इन्होंने क्या दिया? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर। कब होता है ऑर्डर पे पेबल? इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, जब उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड डज नॉट कंटेन द वर्ड प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर। जैसे मैं बताऊं कैसी लैंग्वेज आती है? पे ए और हिज ऑर्डर, नीचे साइन कर दिए। तब या तो पेमेंट ए को, या ए जिसे कहे उसे। अब ए जो है वो इसे ट्रांसफर करना चाहता है बी को, तो क्या करेगा? ये इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड है, उसके ऊपर लिखेगा पे बी और हिज ऑर्डर, और ए हमारा क्या करेगा? यहाँ पे साइन कर देगा, और इस इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी किसको दे देगा? बी को। तो अब जो है वो अमाउंट रिकवर करने का राइट किसके पास आ गया? बी के पास। ऐसे ट्रांसफर हुआ हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, पे ए और हिज ऑर्डर, या तो ए को या ए जिसे कहे उसे पे करो, इसको बोला जाता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, दैट इज पे बियरर, लिखा हुआ है उसके अंदर। हाँ, तो वो भी यही करेगा, बी इसके नीचे लिख देगा पे सी और हिज ऑर्डर, नीचे बी के साइन आ जाएंगे। इसको एंडोर्स कर सकते हो आप n नंबर ऑफ टाइम्स। बैक साइड बढ़ जाती है तो स्लिप लगती है, अलॉन्ज बोला जाता है उसको। तो ये तरीका है यहाँ पर। व्हेन द ओनली और द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, तो उसे बोलते हैं पेबल टू बियरर। जैसे मैंने कर लिया पे मिस्टर डैश, साइन कर दिया। अब यहाँ कोई भी अपना नाम लिख सकता है और पेमेंट ले सकता है। लास्ट एंडोर्समेंट कैसा था मेरा? ब्लैंक में, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा था।
तो जो भी बंदा ये लेके जाएगा अपना नाम लिख देगा उसको पेमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ मुझे। बेयरर मतलब होल्डर जो है उसी को पेमेंट मिल जाएगा, और ऑर्डर में जिसका नाम लिखा है उसको मिलेगा, या जो वो कहेगा उसको मिलेगा, ये चीज होती है। ठीक है, इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या दी हुई है देखो एक बार। सबसे पहली चीज किस में होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, और इसके ऊपर क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स, मतलब टाइटल ऑफ ट्रांसफर इज बेटर देन द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर। नेमो दैट का रूल यहां पर अप्लाई नहीं होता। होल्डर्स टाइटल विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स, पुराने सारे डिफेक्ट जो है वो धुल जाते हैं अगर इंस्ट्रूमेंट किसके पास आ जाएगा, HDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स। आगे कॉन्सेप्ट आएगी ये। आगे क्या बोला, कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अनकंडीशनल प्रॉमिस या ऑर्डर टू पे मनी है, पे मनी ओनली। अगर गुड्स आ गए ना बीच में तो ये NI नहीं है। मैंने बोला इतने रुपए दे देना और इतने का लैपटॉप दे देना, NI नहीं हो सकता। NI में क्या होता है, ओनली मनी, ओनली मनी। ठीक है, सम पेबल एंड पेई एंड टाइम शुड बी सर्टेन। मैंने लिख दिया पे ₹5,000 और 7,000 टू मिस्टर X आफ्टर 3 months, तो ये अमाउंट सर्टेन नहीं है ना, इट इज नॉट अ NI, इट नॉट अ वैलिड NI। आगे बोला इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी जरूरी है, सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता, मन की भावनाएं मन में रह जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो जब तक डिलीवरी नहीं होती यहाँ पर NI का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेयर ड्रॉइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। अब यहाँ पर कुछ इसकी दी हुई है बेटा प्रिजम्पशंस। क्या प्रिजम्पशंस हैं वो देखो। पहली प्रिजम्पशन कहती है कि ये माना जाएगा कि हर NI फॉर कंसीडरेशन बनाया गया है। मैंने आपसे गुड्स खरीदे, बदले में मैंने आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के दे दिया कि आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच अमाउंट ऑफ रुपीज। समझ आ रही है बात। इट इज नॉट रिसीव्ड एज अ वे ऑफ गिफ्ट। जनरली हम क्या मानेंगे, इट इज फॉर कंसीडरेशन, इट इज फॉर कंसीडरेशन। फोकटिया वाला काम नहीं है यहाँ पर। नॉट एज गिफ्ट लिख लो चाहे, नॉट एज गिफ्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं आ रहा आपके पास, आपने कुछ गुड्स सप्लाई किए उसके बदले में पेमेंट आ रहा है आपका, इट इज फॉर कंसीडरेशन। पहली प्रिजम्पशन यही है, लॉ मानेगा एवरी NI इज फॉर कंसीडरेशन। तुझको तकलीफ है तू प्रूव कर, दूसरी पार्टी को प्रूव करना है। लॉ क्या प्रिज्यूम करेगा, एवरी NI इज मेड फॉर कंसीडरेशन। सेकेंड देखो, एज टू डेट, हर NI उसी डेट को बनाया गया है जो डेट उस पे लिख के आ रही है, दूसरी पार्टी को तकलीफ है वो प्रूव करे। लॉ क्या मानेगा, लॉ में प्रिजम्पशन है एवरी NI इज मेड ऑन द डेट विच इज शोन ऑन इट, बेयरिंग अ डेट was made on drawn on such date। तीसरा, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, हर चीज हर केस में क्या मान के चलेंगे, हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट हुआ है विद इन रीजनेबल टाइम बिफोर मैच्योरिटी। दूसरे को तकलीफ है वो प्रूव करे। ठीक है, हम क्या मानेंगे, रीजनेबल टाइम में बिफोर मैच्योरिटी एक्सेप्ट हुआ है। टाइम ऑफ ट्रांसफर, हर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ है बिफोर मैच्योरिटी, आप कहते हो आफ्टर मैच्योरिटी है, प्रूव करो। जिसको तकलीफ है वो खुद प्रूव करे। इट इज रिबटेबल बाय एविडेंस, ये जनरल रूल है, आप चाहो तो बाय एविडेंस इसे गलत साबित कर सकते हो, बट प्रूव आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट, ए ने एंडोर्स किया बी को, बी ने किया सी को, सी ने किया डी को, डी ने किया ई को, एंडोर्समेंट हो रहे हैं। ठीक है, लॉ क्या कहता है, हम ये मानेंगे प्रिजम्पशन एंडोर्समेंट्स उसी ऑर्डर में है जैसा कि वहां पर लिखे हुए हैं। एंडोर्समेंट अपियरिंग ऑन NI were made in the order in which they appear thereon। आपको प्रूव करना पड़ेगा अगर आप उल्टा कहना चाहते हो तो। लॉ क्या मानेगा, एंडोर्समेंट उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में शो हो रहे हैं, पहले ए ने किया फिर बी ने फिर सी ने फिर डी ने, यही ऑर्डर माना जाएगा। आगे क्या है, हर NI स्टैम्प्ड है, प्रिजम्पशन। अगर आपको कहना है कि अनस्टैम्प्ड तो वैसे ही वो इनवैलिड है, स्टैंपिंग तो वैसे ही रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आप कह रहे हो कि भाई अगर स्टैम्प नहीं है तो वैसे ही वो इनवैलिड हो गया। होल्डर, सबसे बड़ी प्रिजम्पशन, अगर लॉ क्या मान के चलेगा, हर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, HDC। आ गया भगवान,
मैंने कहा ना, एक बार इंस्ट्रूमेंट आ गया HDC के पास, उसके पुराने सारे पाप धुल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट पवित्र हो जाता है, ये खुद को भी अच्छी टाइटल लेगा और बाद वालों को भी अच्छी टाइटल ट्रांसफर करेगा, पुराने जितने डिफेक्ट है उनको सुधारेगा, खुद भी अच्छी टाइटल लेगा और बाद वालों को भी अच्छी टाइटल ट्रांसफर करेगा। लॉ मान के चलता है, हर होल्डर कौन है? HDC। तुझको तकलीफ है, तू प्रूव कर। इट कैन बी रिबटेबल बाय एविडेंस। बाय एविडेंस आप इसको उल्टा साबित कर सकते हो, वरना लॉ तो यही मानेगा। These are the presumptions which are given under section 118। समझ आई चीज की नहीं आई बताओ? तो ये यहां पर आ गई हमारी presumptions। इसके बाद में हमें करना है, यहां पर पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, promissory note, सेक्शन नंबर 4। अभी अभी आपने पढ़ा कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए। NI की कैरेक्टरिस्टिक्स ही दिख रही है, देखो, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब प्रॉमिस, अंडरटेकिंग मींस प्रॉमिस। किसके साइन होंगे? मेकर। दो ही पार्टीज हैं, एक तो मेकर और एक पेई। प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज हैं, मेकर जो इंस्ट्रूमेंट बनाएगी और पेई जिसको अल्टीमेटली पेमेंट होना है। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू or to order or to the bearer of the instrument, but it does not include bank note or the currency note। does not include लिख लेना, does not include bank note और currency note। does not include bank note और currency note। ठीक है, कुछ कैसी लैंग्वेज होती है वो सुनो एक बार। जैसे मान लो एक प्रॉमिसरी नोट है, उस पे लैंग्वेज आती है, आई प्रॉमिस टू पे ए और इज ऑर्डर और बियरर, है ना, सर्टेन सम ऑफ मनी। यहां पर अमाउंट आ गया तुम्हारा, और यहाँ पे सिग्नेचर किसके आ गए? मेकर के। और जिसको पेमेंट मिलना है वो कौन है तुम्हारा? पे। दो पार्टीज हैं। आई प्रॉमिस टू पे ए रुपीज, दिस मच अमाउंट जो भी है 10,000 रुपीज, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 30 डेज। नीचे मेकर ने क्या कर दिया? अपने साइन कर दिए। ऊपर क्या लिखी हुई होती है? डेट वगैरह लिखी हुई होगी। ये है तुम्हारा प्रॉमिसरी नोट, इस पे स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए। तो कुछ रफ फॉर्मेट बताया मैंने तुम्हें कैसा होता है। दो पार्टीज कौन कौन सी हैं देखो, एक तो मेकर जो ये प्रॉमिसरी नोट बना रहा है, जिसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है, जो पेमेंट करेगा। अपने एग्जाम्पल में यहां मैंने मेरा नाम लिखा है, आई एम द मेकर। दूसरी तरफ देखो पेई, पेई वो पर्सन है जिसे पैसे मिलेंगे, अपने एग्जाम्पल में ए। दो पार्टीज हैं, एक तो मेकर और एक पेई। इसके अंदर आ रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट के इसेंशियल एलिमेंट्स देखो, पहला राइटिंग में होना चाहिए। ये तो हमने बोला एनआई की भी कैरेक्टरिस्टिक है, राइटिंग में नहीं होगा तो एनआई नहीं बनेगा। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया आई ओ 20,000 रुपीज टू मिस्टर श्याम और नीचे साइन कर दिए। क्या ये प्रॉमिसरी नोट है? नहीं है, देयर इज नो प्रॉमिस टू पे। मैं सिर्फ ये बता रही हूं कि मैंने इससे इतना कर्जा ले रखा है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। क्या होना चाहिए? एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, डेफिनिट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। लेकिन अगर इवेंट सर्टेन है, बाउंड टू हैपन है, बस उसकी हैपनिंग का टाइम ही सर्टेन नहीं है, तो प्रॉमिसरी नोट वैलिड होगा। एग्जाम्पल डेथ, नथिंग इज मोर सर्टेन देन डेथ। आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 50,000 टू मिस्टर ए
आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर एक्स, तो ये वैलिड प्रोमिसरी नोट है। डेथ वाला केस आ जाए तो प्रोमिसरी नोट वैलिड है, याद रखना ये चीज। इन केस ऑफ डेथ प्रोमिसरी नोट विल बी वैलिड, इसको अनकंडीशनल ही माना जाएगा, बिकॉज डेथ इज सर्टेन, बाउंड टू हैपन, होती है तो वो डेफिनेट में कवर करते हैं ये अपन। साइंड बाय मेकर, सिग्नेचर किसके होने चाहिए? मेकर के। मैंने साइन किए थे ना साइड में। अमाउंट होना चाहिए कैसा बेटा? सर्टेन होना चाहिए अमाउंट। मैंने बोला आई विल पे, आई प्रॉमिस टू पे यू 5,000 रुपीज और 7,000 रुपीज। इज इट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट? नो, दो अमाउंट दे दिए, अमाउंट सर्टेन नहीं है। मनी ओनली, मैंने कह दिया कि आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 50,000 एंड अ लैपटॉप, इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, मैंने गुड्स जोड़ दिए। पे ही सर्टेन होना चाहिए, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए और मिस्टर बी, पे ही सर्टेन नहीं है, इट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। और इस पे क्या लगी हुई होनी चाहिए बेटा? स्टैम्प्ड, इट शुड बी स्टैम्प्ड। क्लियर है क्या? बताओ मुझे, प्रॉमिसरी नोट समझ में आया क्या होता है? एक बार फटाफट आईसीआई से भी इसकी फीचर्स देख लेते हैं। प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट यहां पे दिया है, फॉर्मेट आपसे पूछा नहीं जाता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया था कि आई प्रॉमिस टू पे करके स्टार्ट होता है, मेकर के सिग्नेचर होते हैं, स्टैंप लगी हुई होती है, ठीक है। ये हमारा पे ही हो गया, प्लेस आ गया, अमाउंट आ गया, इस तरीके से दे दिया इन्होंने। आगे क्या दिया यहाँ पर देखो, प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट इंक्लूड बैंक नोट और करेंसी नोट containing an unconditional undertaking, undertaking मतलब promise, signed by the maker to pay a certain sum of money only to or to order or to the bearer of the instrument। सेम डिट्टो डेफिनेशन है जो हमने वहां पे ली थी promissory नोट की। फॉर्मेट आपको याद नहीं करना। इसके बाद में अपन लेने जा रहे हैं यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स। देखो पार्टीज आपने पढ़ी ली कि जो प्रॉमिस करता है कि मैं पेमेंट करूंगा वो तो मेकर है, और जिसको पैसे मिलने हैं वो कौन है? पेई। पहली करेक्टरिस्टिक किसमें होना चाहिए? राइटिंग में। ओरल प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होनी चाहिए। अगर मैंने लिख दिया आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी फॉर 1,000, सिर्फ एक्नॉलेज ही तो कर रही हूँ, प्रॉमिस टू पे तो नहीं है ना, इट इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। आई मिस्टर बी आई ओ यू, मैंने आपसे उधार ले रखे कितने? 1,000। आई ओ यू को ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। लिखना क्या चाह रहे थे? आई ओ यू, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। तो मैंने आपसे इतने लिए तो ये इनवैलिड है बिकॉज देयर इज नो प्रॉमिस टू पे। डेफिनेट होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल वो डेथ वाला मिलेगा आपको, ये देखो, आई प्रॉमिस टू पे ₹500 ऑन डीज डेथ, एज द डीज डेथ इज सर्टेन, प्रॉमिस इज अनकंडीशनल, प्रॉमिसरी नोट वैलिड। डेथ के केस में वैलिड होगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। यूजुअली हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आगे क्या दिया है? साइंड बाय द मेकर, सिग्नेचर किसके? मेकर के। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। अब यहां पे देखो हॉर्स दे रहा है, गुड्स आ गए ना, इट्स नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। सर्टेन सम होना चाहिए, आई प्रॉमिस टू पे ₹500 एंड ऑल अदर सम्स। अब ऑल अदर सम्स तो कितने भी हो सकते हैं, है ना, अमाउंट सर्टेन नहीं है, इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट। पार्टी सर्टेन होनी चाहिए, मेकर पे शुड बी सर्टेन, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। अब देखो एक चीज लिख के आ रही है बेटा, और ये अच्छे से याद रखना, किसके लिए? एमसीक्यू के लिए। प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर। ऊपर डेफिनेशन में तो जरूर लिख के आया टू और ऑर्डर और हिज बियरर, बट आम आदमी प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर नहीं कर सकता। ये सिर्फ किसके पास पावर है? ओनली विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई। अगर प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बियरर होगा, करेंसी नोट बन जाएगा। गांधी जी याद करो, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। लैंग्वेज देखना, अपन नोट पे क्या देखते हैं? कलर क्या चल रहा है ना, प्लस अपने गांधी जी को देखते हैं, है क्या वो वही चीज है?
अगर मैंने बोला प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर हुआ तो क्या बन जाएगा, करेंसी नोट बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बियरर, ओनली द आरबीआई और द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इश्यू प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर, इसलिए वहां पर टू बियरर वर्ड आया था। एक्सेप्शन है, कौन कर सकते हैं, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। नोट छापने की पावर उन्हीं के पास है। समझ आई बात कि नहीं आई, बताओ। प्रोमिसरी नोट पेबल टू बियरर है तो वो नोट बन गया। करेंसी नोट पे यही लैंग्वेज होती है, मैं धारक को इतने रुपए, जिसके हाथ में वो आ गया नोट उसी का है। यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। स्टैंपिंग जरूरी है, स्टैंप होनी जरूरी है यहाँ पर, और स्टैंप हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगेगी, इंडियन स्टैंप एक्ट। स्टैंपिंग विल बी ऑलवेज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंप एक्ट। क्लियर है क्या, बताओ। हमने क्या कवर किया, प्रोमिसरी नोट। अब अगला हमारा क्या आ रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन नंबर आ गया 5। अब सेक्शन 5 में यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज में बेटा 3 पार्टीज है। कौन कौन है, ड्रॉअर है, ड्रॉई है, पेई है। अब कॉन्सेप्ट किस तरीके का है वो देखो एक बार। वैसे मैंने फाउंडेशन में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी आपको नोवेशन में। अब एक बार देखो, एक बार है ना, एक बंदा है, उसने 2 ट्रांजेक्शन कर रखे हैं। एक तो कर रखा है बी के साथ और एक कर रखा है सी के साथ। इस ट्रांजेक्शन में, इस कॉन्ट्रैक्ट में इसको 10,000 रुपए मिलने हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में इसको 10,000 रुपए बी को देने हैं। तो अब ये क्या करता है, ये बना देता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये ऑर्डर देगा ए, किसको ऑर्डर देगा, बी को, कि तुम 10,000 रुपीज किसको पे कर दो, सी को। तो जो बंदा ऑर्डर दे रहा है ए, ये ए तो हो गया तुम्हारा ड्रॉर या फिर मेकर, ठीक है। इसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है। इसकी लाइबिलिटी कैसी है यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में, सेकेंडरी। प्राइमरी लाइबिलिटी पेमेंट की किसकी आएगी, बी की आएगी। बी यहाँ पर कौन है, ड्रॉई, जो इसको एक्सेप्ट करेगा, और मैं इसे एक्सेप्टर भी बोल सकती हूँ। इसकी लाइबिलिटी कैसी है, प्राइमरी। पेमेंट किसको करना है, बी को करना है। बी नहीं करेगा तो ए के पास बात आएगी। समझ आ रही है बात। अब इसके अंदर देखो, अल्टीमेटली पैसे मिलने किसको हैं, एक मिनट, मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया क्या। सी से इसको पैसे लेने थे और बी को देने थे, ठीक है ना। तो यहाँ सी आएगा बेटा। सी से पैसे लेने थे ना, तो जिससे पैसे लेने हैं उसको ऑर्डर देगा ये कि तुम क्या करो, डायरेक्टली बी को पेमेंट कर दो। मैं नहीं दे रहा, तुम दे दो मेरी जगह। भाई मुझे तुमसे 10,000 लेने हैं और बी को 10,000 देने हैं, तो मैं बीच में फीचर में क्यों आऊं, तुम डायरेक्टली क्या करो, 10,000 इसको पे कर दो। तो सी कौन हो गया हमारा, ड्रॉई या एक्सेप्टर, और बी हमारा जो है उसको अल्टीमेटली पेमेंट मिलना है ना, वो कौन है, पेई। दिस इज अवर बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होता है, आफ्टर 3 months पे मिस्टर आर और हिज ऑर्डर अ सम ऑफ रुपीज, और यहां क्या आ जाएगा, अमाउंट। यहां सिग्नेचर आएंगे किसके, ड्रॉर के। ड्रॉर कौन है, ए, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करेगा ड्रॉई, उसके सिग्नेचर कहां आएंगे, यहां पर, वो कौन है, ड्रॉई। और जिसको अल्टीमेटली पेमेंट मिलना है वो कौन है, पे। दिस इज अवर बिल ऑफ एक्सचेंज। अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे अ सम ऑफ मनी टू अ पर्टिकुलर पर्सन और टू हिज ऑर्डर और टू द बियरर, ये हमारा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी के अकॉर्डिंग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। स्टैंपिंग यहां पर भी होनी चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, पे ही सर्टेन होना चाहिए, इसी तरीके की कैरेक्टरिस्टिक है। अनकंडीशनल प्रॉमिस की जगह, अंडरटेकिंग की जगह वर्ड क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल ऑर्डर। यहां पर ए ऑर्डर दे रहा है सी को कि तुम बी को 10,000 रुपए दे दो, अनकंडीशनल ऑर्डर। अब एक बार देखो यहां पर ये चीज,
डेफिनेशन पढ़ो पहले. इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर या ड्रॉर डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू ऑर्डर और टू द बियरर. ठीक है, आगे क्या दिया, कौन कौन सी पार्टीज है, 3 पार्टीज आ गई तुम्हारी. ड्रॉर, ड्रॉर जो है वो बिल ड्रॉ करता है, बनाता है, जिसे हम मेकर भी बोलते हैं. इसकी लाइबिलिटी कैसी है, सेकेंडरी. ड्रॉई, टू ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, मतलब जो इसे एक्सेप्ट करेगा, इसकी लाइबिलिटी कैसी है, प्राइमरी. पेई कौन है, जिसको अल्टीमेटली पैसे मिलने हैं, वो हो गया हमारा पेई. अब आ रहे हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. पहला किसमें होना चाहिए, राइटिंग में. अभी पढ़ा था तुमने, ओरल तो एनआई हो ही नहीं सकता, इट हैज टू बी इन राइटिंग. एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, वहां प्रॉमिस टू पे था, यहां क्या लिख रहे हैं, ऑर्डर टू पे. डेफिनेट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉमिसरी नोट की तरह. किसके साइन होने चाहिए, ड्रॉर. अमाउंट कैसा होना चाहिए, सर्टेन. 5,000 7,000 नहीं चलेगा. मनी ओनली, कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ काइंड और गुड्स. 7 पार्टीज सर्टेन होनी चाहिए, तीनों पार्टीज डेफिनेट होनी चाहिए, पेई, ड्रॉर एंड ड्रॉई. और 8 इट शुड बी स्टैम्प्ड, शुड बी स्टैम्प्ड. समझ आई बात की नहीं आई, बताओ. अब यही चीजें एक बार आईसीआई से देख लो, इंस्ट्रूमेंट तक तो मैं आईसीआई से आपको कराऊंगी पूरा. बिल ऑफ एक्सचेंज क्या दिया हुआ है, देखो. बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 कहता है, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ पर्सन, एक पर्सन को डायरेक्शन देते हो कि सर्टेन सम ऑफ मनी पे करो, इसको इसके ऑर्डर पे या फिर बियरर को, टू अ पर्सन और हिज ऑर्डर और टू द बियरर. फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको याद नहीं करना. सिग्नेचर आते हैं इस पे दोनों ही पार्टीज के नीचे, ड्रॉर के आते हैं इस तरफ, यहां सिग्नेचर आएंगे ड्रॉर के इस साइड, और इधर आते हैं ड्रॉई के. पार्टीज कौन कौन सी हैं, पहला ड्रॉर जो बिल बनाएगा, ड्रॉई जो उसको एक्सेप्ट करेगा, और पेई जिसको अल्टीमेटली पेमेंट मिलना है. कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, पहला किसमें होना चाहिए, राइटिंग. एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, डेफिनिट एंड अनकंडीशनल. ड्रॉर के उसके ऊपर साइन होने चाहिए. पार्टीज कैसी होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए. एंड जरूरी नहीं है कि ये तीनों डिफरेंट पर्सन हो, कई बार ड्रॉर ड्रॉई सेम होते हैं, या फिर ड्रॉर और पे भी सेम हो सकते हैं. ठीक है, तो ऐसा होता है, तो ऐसे केसेस होते हैं. बट अभी आप इस डेप्थ में मत जाओ, सिर्फ यहीं तक रखो इसको. पार्टी शुड बी सर्टेन, अमाउंट शुड बी सर्टेन, ऑर्डर टू पे मनी ओनली शुड बी स्टैम्प्ड. एक इन्होंने यहाँ पर प्रोसेस करके बेटा दे रखा है, आप मत लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसे लेना जरूरी नहीं है. यहाँ पर एक बंदा खुद को ही पेमेंट ले रहा है, मतलब पेई एंड ड्रॉर आर द सेम. बट आप कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, तो आपको लेने की जरूरत नहीं है. फिक्टिशियस बिल एक पढ़ाऊंगी बेटा आगे जाकर. एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर ये आएगा जहां पे ये क्लियर नहीं होता कि अपन इसको प्रोमिसरी नोट माने या बिल ऑफ एक्सचेंज माने, तो उस केस में ये कॉन्सेप्ट आएगी. अभी आप एक बार इग्नोर करो, आप सिंपल लो कि तीनों पार्टीज क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए. तो अभी से उस चीज को लेके नहीं चलेंगे अपन. यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज. सबसे पहले क्या आ रहा है, डेफिनेशन. दोनों साइड डेफिनेशन डली हुई है एज इट इज, जैसी आपने पढ़ी थी. दूसरा बोलता है नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसा है, इट इज अ प्रॉमिस टू मे मनी, इट इज एन ऑर्डर टू मेक द पेमेंट. यहाँ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग या प्रॉमिस होती है, और वहां पर अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, डायरेक्शन दिया जाता है. पार्टीज की बात करें तो यहाँ 2 पार्टीज है प्रॉमिसरी नोट में, और वहां पर 3 है. प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज, कौन, मेकर और पेई. और यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज में 3, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई. एक्सेप्टेंस की बात करें, प्रॉमिसरी नोट की एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है, यहाँ तो 2 ही पार्टी है, यहाँ एक्सेप्टर होता ही नहीं है. दूसरी तरफ बिल ऑफ एक्सचेंज नीड्स एक्सेप्टेंस. पेबल टू बियरर, जनरली प्रॉमिसरी नोट इज नॉट पेबल टू बियरर. याद करो, अगर बियरर को पेबल हुआ नोट बन जाएगा,
और ये पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के पास, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक दोनों के दोनों ही हो सकते हैं पेबल टू बियरर। समझ आ गई चीज? यहां तक ले लेना, हो जाएगा। हमने क्या पढ़ लिया यहां पर? हमने पढ़ा है अभी अभी बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक के बारे में दिया सेक्शन नंबर 6 में। चेक भी हमारा एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है, बट इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। चेक भी एक तरीके का क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, बट इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। मतलब जब कहेंगे तब पेमेंट होगा। और चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में दो डिफरेंस है बेसिकली। पहली चीज तो ये है, यहां पर ड्रॉई हमेशा क्या होगा? बैंक होगा। चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक होता है, ठीक है। और दूसरा यहां पर क्या आएगा? इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड है। इट इज नेवर अ टाइम इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑलवेज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। आप बैंक के पास गए, क्या बैंक कह सकता है आपसे कि 3 दिन बाद आना? आप गए हो, उसी समय आपको पेमेंट करना पड़ता है उसे कि नहीं करना पड़ता है? बताओ। तो चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। बिल ऑफ एक्सचेंज की सारी कैरेक्टरिस्टिक इसमें भी होंगी, सिर्फ दो चीजें डिफरेंट आएंगी। एक तो ड्रॉई क्या होगा तुम्हारा? बैंक, और दूसरा ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। बाकी बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्या 5 मिनट बाकी हैं क्या अभी? चलो तुम्हारी बात मानते। चलो, कोई डाउट है किसी का? बेटा पूछ सकते हो आप मुझसे। दिव्यांशु, दीक्षा, सलोनी, आयुषी, एनीवन? आज यहां तक का टॉपिक लेंगे, कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो यहां तक का ले लो बेटा, कल आगे कंटिन्यू करते हैं एनआई एक्ट। मतलब अपने काम की बात पूरी याद रहती है ना।